हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस और मैं हूं अविनाश शर्मा। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अच्छा बच्चों, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब प्रकाश यानी लाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट। सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता होगा, ऑन द अर्थ। और सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण यानी फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ शुगर। देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, शुगर बनती है ग्लूकोज के रूप में, जो कि मोनोसेक्राइड है। शुगर जो होती है वो ट्रांसलोकेट होती है सुक्रोज के फॉर्म में, जो कि डाइसेक्राइड है। और शुगर जो होती है स्टोर होती है स्टार्च के फॉर्म में, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करता कौन है? फोटोसिंथेसिस करते ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, लेकिन हमें मतलब है ग्रीन प्लांट से, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम चला कौन रहा है? ग्रीन प्लांट्स। और मैंने आपको बताया था इनका ट्रॉफिक लेवल फिक्स होता है T1। इनका ट्रॉफिक लेवल फिक्स होता है T1 और इनको हमेशा बोलते हैं प्रोड्यूसर। इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, क्लियर। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो शाकाहारी हों या मांसाहारी हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करेंगे? वो ग्रीन प्लांट्स पर। देखिए, अगर कोई मांसाहारी है तो उसको बोलेंगे, जो शाकाहारी है उसको बोलेंगे पहले हार्बीवोर्स। वो तो डायरेक्ट अपना फूड किससे ले लेगा? प्रोड्यूसर से, यानी ग्रीन प्लांट से। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स, वो भी इस पर निर्भर है, प्रोड्यूसर पर। लेकिन देखिए कैसे निर्भर है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट निर्भर है, क्योंकि अगर ग्रीन पौधे नहीं होते तो हार्बीवोर्स यानी शाकाहारी नहीं होते, और शाकाहारी नहीं होते तो मांसाहारी नहीं होते। और आपने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में ग्रीन पौधे ही हैं जो खाना बना सकते हैं, और इसीलिए इनको प्रोड्यूसर बोला गया, ठीक है। और ये आपने रेस्पायरेशन में पढ़ा था कि हार्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। आइए अब इसके आगे डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, स्पेशली लीफ में। लीफ देखिए ग्रीन होती है, तो फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में, ठीक है। अगर लीफ की हम टिश्यू की बात करें तो लीफ के टिश्यू को मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल। और आपको पता होगा, जैसे डाइकॉट है तो उसमें दो प्रकार की मीजोफिल सेल पाई जाती है। जो ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है। इसकी तरफ जो ये लंबी लंबी सेल होती है उनको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड। जबकि नीचे की तरफ ये जो ओवल या स्फेरिकल सेल होती है, लूजली प्लेस्ड होती है, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लेकिन अगर मान लो ये मोनोकॉट होता और उसकी मीजोफिल की बात कर रहे होते, तो मोनो मतलब बच्चों 1, तो उसमें केवल और केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, उसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। यानी मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, डाइकॉट पत्तियों में अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की मीजोफिल सेल होती, तो आप बताओगे 2 प्रकार की। फर्स्ट वन इज़ पैलिसेड, सेकेंड वन इज़ स्पॉन्जी, क्योंकि डाई मतलब 2 होता है और मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनोकॉट लीफ में कितने प्रकार की होती है? वो 1 प्रकार की होती है, केवल और केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। निचली एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी और ऊपर वाले एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड, ठीक है। और ये वेन होता है। वेन आप जानते हो, वेन जाइलम और फ्लोएम के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। यानी वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वही वेन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और आपको पता है स्टोमेटा पाया जाता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब अगर मीजोफिल सेल को हम लोग बड़ा कर लें, मीजोफिल तो एक सेल है ना, किसी भी सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। कैसी सेल है बच्चों? यूकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स? तो यूकैरियोट सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। तो देखिए इसी तरीके का एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कितने मेम्ब्रेन पाई जाती? 2, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है,
ठीक है। इसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस भी कहते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये देखिए, ये जो एक सिक्के के समान ढेर है, एक सिक्के को बोलते हैं थाइलाक्वाइड, एक सिक्के को बोलते हैं थैलाक्वाइड। जबकि पूरे झुंड को, पूरे ग्रुप को बोलेंगे, सिक्के के ढेर को बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेना या ग्रेनम, ग्रेना, ठीक है। और फिर ये एक ग्रेना देखिए आप, दूसरे से ये जुड़ जा रहा है, और जिससे जुड़ता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लिक्विड पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो कुछ बातें क्लियर हो गई। आइए एनसीईआरटी का एक फिगर देखते हैं तो हमें और भी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का ये फिगर है, इसमें क्या दिया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन देखिए दिया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन वैसी ही होगी जैसे लिपिड बाइलेयर होती है, बिल्कुल वैसे ही होगी, लेकिन ये मोर परमेबल होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, लेकिन ये लेस परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल होगी। देखिए ये रहा आपका एक सिक्के के समान ढेर, एक सिक्के के समान ढेर को हम लोग क्या कहते थे, थैलेक्वाइड। दिस इज़ वन थैलेक्वाइड, ये जो एक है ये है थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड। पूरे झुंड को क्या बोलते हैं, देखिए पूरा जो झुंड बन गया सिक्कों का, पूरा जो ढेर बन गया, दिस इज़ नोन एज ग्रेना, दिस इज़ नोन एज ग्रेना, ठीक है। और इस लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। और दो ग्रेना को देखो आपस में, ये भी एक ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है। देखिए दो ग्रेना को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली या स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाया जा रहा है, थोड़ा बहुत लिपिड ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है। और ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली आप जानते हो ना, सेमी ऑटोनोमस मतलब जिसके पास खुद का डीएनए हो, खुद का आरएनए हो और खुद का राइबोसोम हो। तो ये अपनी ज़रूरत के लिए सारी प्रोटीन वगैरह खुद बना लेता है। ये खुद फिजन द्वारा रेप्लिकेट भी कर लेता है। कैसे रेप्लिकेट करता है, फिजन द्वारा, यानी एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। एक और बच्चों बताइए, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आगे देखिए, राइबोसोम भी है खुद का इसमें डीएनए भी होता है, खुद का इसमें डीएनए भी होता है, लेकिन सर्कुलर, याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। खुद का इसमें आरएनए भी होता है, आरएनए, और खुद की राइबोसोम भी है। इसका मतलब ये अपनी खुद के लिए प्रोटीन बना लेगा, जो अपने लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो बना लेगा, और इसीलिए इसको बोला गया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। और ये डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड होता है फिजन द्वारा। डिवाइड कैसे होता है, फिजन द्वारा। तो आई थिंक कि आपको सारा ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक बहुत फेमस एंजाइम, दुनिया का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर, वो पाया जाता है। बिकॉज आपको पता है कि एंजाइम्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो एक प्रोटीन, ये तो एक तरह की प्रोटीन ही है ना। पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है रुबिस्को। जबकि बच्चों बताइए, एनिमल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी होती है, एनिमल में पाई जाने वाली होती है कोलेजन। एनिमल में कौन सी होती है, कोलेजन, ठीक है। जबकि प्लांट्स में या पूरे बायोस्फीयर में कौन सी होती है, रुबिस्को। रुबिस्को जो होता है ये डुअल नेचर का होता है। ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी बिहेव करता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी। मतलब ये CO2 को भी अट्रैक्ट करता है और O2 को भी अट्रैक्ट करता है। तो बताइए बच्चों, ये डुअल नेचर का है कि सिंगल डुअल नेचर का होता है। तो कुछ बातें हमें क्लैरिफाई हो गई ना। अब आगे हम लोग और देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखिए, हमें थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन को देखना पड़ेगा, तभी हमें फोटोसिंथेसिस समझ में आएगी। ये है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, दिस इज़ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, यानी एक वन कॉइन, दिस इज़ वन कॉइन, एक सिक्का है, लेकिन ये अंदर से खोखला है। खोखले भाग को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। खोखले भाग को क्या कहते हैं, ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी हॉलो पार्ट, दिस इज़ हॉलो पार्ट, ये अंदर से खोखला होता है, ठीक है। और ये है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर 5 सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं।
5 मेन, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेन। सबसे पहले होता है फोटो सिस्टम, ये देखिए सेकंड, और फोटो सिस्टम 1, यानी होता है PS1 और PS2। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा होता है LHC, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को एंटीना भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, एंटीना। एंटीना भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को रिसीव करता है तेज़ी से। उसके अलावा और देखिए और क्या पाया जाता है यहाँ पर, साइटोक्रोम B6 और F। साइटोक्रोम B6 और F जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। साइटोक्रोम का काम आपको बताया था मैंने कि ये हीम बाउंडेड प्रोटीन होती है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मदद करती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाली हीम बाउंडेड प्रोटीन है। साइटोक्रोम कई टाइप के हम लोग ने पढ़े थे रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स 2 में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स 3 में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स 4 में पढ़ा था। तो साइटोक्रोम यहाँ हमें जो पढ़ना है वो है B6 और F, B6 और F, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पाया जाता है एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जो धंसा होता है, यहाँ पर जो धंसा होता है, ठीक है। एक स्पेशल एंजाइम होता है, उसका नाम होता है ATP सिंथेस, ATP सिंथेस या ATP सिंथेटेस। और जिस प्रकार आपने रेस्पायरेशन में पढ़ा था कि F0 मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है और प्रोटॉन चैनल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्रोटॉन चैनल, प्रोटॉन चैनल की तरह काम करता है, ठीक है। वहाँ यहाँ पर इसको बोलते हैं CF0, F0 की बजाय CF0, कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर CF0। और ये देखिए यहाँ वहाँ बोल रहे थे इसको F1, यहाँ बोलिएगा CF1, CF1। और ये क्या होता है, यहीं पर ये एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज जो एंजाइम होता है यहीं पाया जाता है। ATP सिंथेटेज एंजाइम यहीं पाया जाता है। और काम क्या होता है, इसका काम होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP में बदल देना। और इस प्रक्रिया में आप देखोगे तो लाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, लाइट की प्रेजेंस में ATP बन रही है। जबकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा था कि लाइट की प्रेजेंस में ATP बनी थी या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए उसको बोलते थे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो फास्फोराइलेशन। अब आइए एक एक चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फोटो सिस्टम सबसे पहले हमें पढ़ना है। अब फोटो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और ये होते क्या हैं। दे आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ पिगमेंट, मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ पिगमेंट, many type of pigment, they are made up of many type of pigments, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स, जेंथोफिल, ये सारे इनका बना होता है, ठीक है, इन सब के बने होते हैं। तो फोटो सिस्टम आर नथिंग, दे आर द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अभी हम आगे आपको बताएंगे, इनको फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स के बने होते हैं, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इन सब के बने होते हैं, ठीक है। और आप जैसे जानते हो कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो कितने प्रकार की होती हैं, स्पेशली दो टाइप के होते हैं, पक्ष और विपक्ष, ठीक है, यानी एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिट पार्टी। तो वैसे यहाँ पे दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। अच्छा, इसको 1 और 2 नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये देखिए ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट काम करेगा बाद में सेकंड, मतलब इनको नाम इसलिए नहीं दिया गया कि ये पहले फर्स्ट काम करेगा और सेकंड बाद में काम करेगा, बल्कि इनको नाम दिया गया है डिस्कवरी के आधार पे। फोटो सिस्टम फर्स्ट को पहले खोजा गया था इसलिए 1 नाम दिया गया, फोटो सिस्टम 2 को बाद में खोजा गया इसलिए सेकंड नाम दिया गया। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि फोटो सिस्टम जो होते हैं दे वर नॉट क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शन, दे वर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्कवरी। तो दो प्रकार की जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है वैसे यहाँ पे भी दो, और हर पार्टी का एक मुखिया होता है, हर पार्टी का एक चीफ होता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक पार्टी का एक चीफ या लीडर होता है। जैसे यहाँ का लीडर जो है ना, उसको लीडर को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, लीडर को क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। और जो रिएक्शन सेंटर होता है ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल का बना होता है, दिस इज़ मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए,
यानी रिएक्शन सेंटर इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए। जैसे आप देख पा रहे हो दोनों के रिएक्शन सेंटर का कुछ नाम भी दिया हुआ है। रिएक्शन सेंटर का नाम दिया हुआ है P700 यानी 700 और एक दिया हुआ है P680। अब आप देख रहे होगे यहाँ लिखा हुआ है P700 यानी PS1 का रिएक्शन सेंटर बताइए बच्चों, P700। इसको 700 क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज़ बेस्ट एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर लाइट। ये कौन सी लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर की लाइट को। जबकि PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या है बच्चों? P680। अब आप समझ गए होंगे ये बेस्ट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 680 नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, याद रखिएगा। 680 नैनोमीटर की लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करता है, याद रखिएगा। तो आई थिंक कि फोटो सिस्टम क्लियर हो गया होगा आपको। फोटो सिस्टम क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इनको हम लोग बोलते थे फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब हमें देखना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए कुछ ऐसे भी पिगमेंट्स होते हैं जो ना तो फोटो सिस्टम सेकंड का पार्ट बनते हैं और ना फर्स्ट। आप ऐसे देखो, कुछ ऐसी भी पार्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं निर्दली। ना तो वो इस पार्टी का सहयोग देती है और ना इस पार्टी का सहयोग देती है। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ती है। वो कैसी लड़ती है इलेक्शन? इंडिपेंडेंट। जैसे इसके साथ मिलके भी काम नहीं करती, इसके साथ भी मिलके काम नहीं करती, अकेले काम करती है। फिर जब रिजल्ट आता है तो वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर देती है। PS1 को सपोर्ट कर देती है या PS2 को सपोर्ट कर देती है। उन्हीं को मान लीजिए LHC। मतलब LHC क्या होता है? LHC का पूरा नाम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसीलिए इसको एंटीना भी कहते हैं। एंटीना क्यों? क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको लाइट एब्जॉर्बिंग एंटीना भी कहा गया। और ये किसका बना होता है? ये भी पिगमेंट्स का बना होता है। ये भी बहुत सारे पिगमेंट्स का बना होता है। ये भी हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट का बना होता है जिसमें प्रोटीन साथ में बंधी होती है। यानी इट इज़ मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स बाउंड टू द प्रोटीन। अभी आप पढ़ेंगे NCERT से, तो इसी को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ऐसे समझिए, जो पिगमेंट्स फोटो सिस्टम का पार्ट और फोटो सिस्टम सेकंड का पार्ट और फर्स्ट का पार्ट नहीं बन पाते हैं, ना तो वो इसका पार्ट बन पाते हैं और ना इसका पार्ट बन पाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है बच्चों? लाइट को एब्जॉर्ब करना। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? एंटीना। और ये भी किसके बने होते हैं? पिगमेंट्स के। लेकिन ये पिगमेंट्स जो होते हैं ना फोटो सिस्टम सेकंड के पार्ट होते हैं ना फोटो सिस्टम 1 के पार्ट होते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कि फोटो सिस्टम का काम क्या है? फोटो सिस्टम का भी काम लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम का भी काम लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, और LHC का भी काम लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है, बट LHC ज़्यादा एफिशिएंसी से एब्जॉर्ब करते हैं। और ये लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद अपने नियर बाई, जैसे मान लो यहाँ LHC है, पूरे हेयर एंड देयर बिखरे रहते हैं। ये हेयर एंड देयर बहुत सारे होते हैं और बिखरे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो फिर क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद किसी न किसी पार्टी को वो लाइट दे देते हैं। मान लो PS2 इसके नियर अबाउट है तो PS2 को अपनी लाइट दे देगा। मान लीजिए ये LHC के पास PS1 है पास में तो ये PS1 दे देगा। जिस प्रकार आप देखते हो जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का तो जो पार्टी के पास वोट कम होते हैं, निर्दलीय पार्टी उसको सपोर्ट कर देती है तो उसका वोट बढ़ जाता है। उसी प्रकार LHC क्या होता है, जिसके करीब होता है उसको लाइट एब्जॉर्ब करके दे देता है, जिससे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। आई होप सो बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि NCERT में बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब LHC के बाद हमें पढ़ना था साइटोक्रोम B6 और F। मैंने आपको बोला था साइटोक्रोम क्या होते हैं। साइटोक्रोम हीम बाउंडेड प्रोटीन होती है। हीम बाउंडेड प्रोटीन यानी ये भी पिगमेंटेड प्रोटीन होती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करना। यानी दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं हेयर एंड देयर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, यहाँ पे देखो PS2 से लिया, PS1 को दे दिया, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कैरी होगा तो यहाँ पे याद करिए, हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, जब भी ETS होता है तो कौन सी थ्योरी चलती है? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी।
और जब ये थ्योरी चलती है, जब ये थ्योरी होती है तो बताइए क्या बनता है, एटीपी। एटीपी बनने को क्या बोलते हैं बच्चों, फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। और हमेशा यहाँ पर क्या, कौन सा ग्रेडियंट मेंटेन होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, जैसा कि हम लोग ने रेस्पायरेशन में पढ़ा था, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होता है और एटीपी बनने को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। चूँकि यहाँ लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है, इसलिए क्या वर्ड लगाएंगे हम लोग, फोटोफास्फोराइलेशन। जबकि रेस्पायरेशन में आपने देखा था, जब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी आपने पढ़ा था तो आपको बताया गया था बाकी सब कुछ सेम था, वहाँ पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होता है, ठीक है। वहाँ पर भी साइटोक्रोम की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन नाम थोड़ा चेंज था, वो भी इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, वो भी ईटीएस में इन्वॉल्व हो रहा था, वहाँ पर भी एटीपी बन रहा था। बस फ़र्क क्या था, वहाँ पे वर्ड आ रहा था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बन रही थी, यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बन रही है। दैट इज़ वाई नोन एज फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको साइटोक्रोम भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपको पीएस फोटो सिस्टम क्लियर हो गया, आपको एलएचसी क्लियर हो गई, आपको साइटोक्रोम क्लियर हो गया, 4 चीज़ें क्लियर हो गई। पांचवी चीज़ मैंने आपको बताया था, ये होता है एटीपी सिंथेस एंजाइम। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। लेकिन इसका जो, इसमें 2 भाग होते हैं, CF0 और दूसरा होता है CF1। ये वही है, याद करिए, ये अंदर धंसा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है क्योंकि अंदर धंसी हुई है, ठीक है। जबकि ये कैसी होती है, ये पेरीफेरल प्रोटीन होती है, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। कोई आपसे पूछे CF वर्ड क्यों बोल रहे हैं, कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर, CF मीन्स होता है कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर, ठीक है, इसलिए CF नाम दे रहे हैं। पेरीफेरल प्रोटीन जो होता है, यहीं पर एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, और एटीपी सिंथेज एंजाइम करता क्या है, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, और इसी एटीपी बनने को बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बना, फोटोफास्फोराइलेशन। क्लियर हो गई बात। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहते हैं, उसको ध्यान से देखिए। मैंने बोला था 5 सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से अभी नाम बताया था PS1, PS2, और जो दोनों फोटो सिस्टम के पार्ट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, LHC। उसके अलावा साइटोक्रोम B6 और F। उसके अलावा बताइए एटीपी सिंथेस या कपलिंग फैक्टर। 5 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वो मेन नहीं होते। ये है प्लास्टोक्यूनॉन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कैरियर। ये है हाइड्रोजन कैरियर, ध्यान दीजिएगा, ये आगे आपको याद करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन कैरियर की तरह काम करता है, और जब हाइड्रोजन ले जाता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर देता है, इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर देता है। मेन है हाइड्रोजन कैरियर। अगर इसकी मेन प्रॉपर्टी पूछेंगे प्लास्टोक्यूनॉन की, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन कैरियर। लेकिन जब हाइड्रोजन ले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ले जाना इसकी मजबूरी है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये PS2 की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है, PS2। जबकि देखिए साइटोक्रोम और PS1 के बीच में एक और चीज़ दी हुई है, इसका नाम होता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, इसका काम होता है PS2 से PS1 को जोड़ना। इसीलिए इसको हम प्लग भी कहते हैं। इट बिहेव एज प्लग, इसीलिए इसको प्लग भी कहते हैं, प्लग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। और मैं कुछ बातें और एक क्लियर कराना चाहूँगा आपको। PS2 की एक विशेषता है, ये मैं बिल्कुल लास्ट में अलग से इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। PS2 की विशेषता है कि इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है। PS2 की विशेषता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और जब भी वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा, एक वाटर से 2 हाइड्रोजन निकलेगा।
हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलेगी, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलेगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो इसके पास बताइए फोटोलिसिस प्रॉपर्टी किसके पास है, PS1 की PS2? बच्चों बताइए, PS2। जबकि PS1 के पास भी एक विशेषता है, क्या? ये देखिए, आप देख रहे होगे एरो में कि ये NADP+ को NADPH में बदल दे रहा है। ठीक है, NADPH में बदल रहा है। इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए और ये एंजाइम PS1 के पास ही होता है। इसका नाम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम। और एक बात और है, PS1 में ये जो विशेषता है ये बाहर की तरफ पाई जाती है। बाहर मतलब स्ट्रोमा साइड, बाहर मतलब स्ट्रोमा साइड, जबकि फोटोलिसिस प्रॉपर्टी अंदर की तरफ पाई जाती है PS2 में। PS1 की क्वालिटी बाहर की तरफ है, जबकि PS2 की जो ये क्वालिटी है फोटोलिसिस वो अंदर की तरफ है। अंदर मतलब किधर बच्चों, ल्यूमेन साइड। तो आई थिंक कि आपको ये सारी छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई होंगी और यही पॉइंट्स हमें क्लियर करने बहुत ज़रूरी है, वरना हमें फोटोसिंथेसिस उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। ठीक है, आइए और थोड़ा हम लोग डिटेल में चलते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, एक होती लाइट रिएक्शन और एक होती डार्क रिएक्शन। अब आप देख पा रहे होगे ये क्या है, ये ग्रेना है, दिस इज़ नोन एज ग्रेना। आपको पता है दिस इज़ ग्रेना, अभी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड क्या है, स्ट्रोमा। तो देखिए लाइट रिएक्शन कहाँ चल रही है, लाइट रिएक्शन चल रही है ग्रेना में, लाइट रिएक्शन चलती है ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ चल रही है, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये कहाँ चल रही है, ये स्ट्रोमा में चल रही है। इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लाइट की आवश्यकता किसको पड़ रही है, लाइट रिएक्शन को। ठीक है, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डार्क रिएक्शन को आप केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं और ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। अब 2 बातें और क्लियर करिए, लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करती है कि नहीं बच्चों, करती है। जबकि डार्क रिएक्शन जो होती है ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ATP और NADPH, ATP और NADPH, इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर, बताओ बच्चों एसिमिलेटरी पावर कैसे बनी, लाइट रिएक्शन द्वारा। जब लाइट आई, सनलाइट, तो उसमें जो ऊर्जा थी फोटॉन्स के फॉर्म में थी। वो ऊर्जा कैसे थी, फोटॉन्स के फॉर्म में। अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, केमिकल के फॉर्म में। केमिकल के फॉर्म में मतलब लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट रिएक्शन द्वारा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल दी जाती है। केमिकल एनर्जी को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। इस पावर में 2 चीज़ें होती हैं, ATP और एक रिड्यूसिंग एजेंट। एक होती है ATP और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है, NADPH। देखिए हाइड्रोजन है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और आप देख पा रहे हो कि ये यूज़ कहाँ हो गई, डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में जो पावर बनती है वो यूज़ हो जाती है डार्क रिएक्शन में। क्लियर, डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाती है। और जब यूज़ हो जाती है तो ATP विल कन्वर्ट इनटू ADP और IP और NADPH कन्वर्ट इनटू NADP+। तो फिर से ये रिसाइकल हो जाता है, फिर से ये रिसाइकल हो जाता है। याद रखिएगा, फिर से ये रिसाइकल होने लगेगा। लाइट रिएक्शन समझ में आया कहाँ होती है बच्चों, ग्रेना में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन लाइट पर डिपेंड करती है, डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर बराबर बच्चों ATP और NADPH। ठीक है, और फिर जब डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाएगी तो फिर से रिसाइकल होने वापस चली आएगी लाइट रिएक्शन में। अच्छा, लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है एक्चुअली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपने पढ़ा होगा कि पौधा CO2 लेता है प्लस वाटर लेता है, 12 मॉलिक्यूल वाटर लेता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना देता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में क्या निकलता है, वाटर, प्लस क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें आप देख रहे हो कौन से 2 मटेरियल यूज़ कर रहा है, CO2
और वाटर। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज CO2 और वाटर, ठीक है। और कौन सी एनर्जी चाहिए? लाइट एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइट एनर्जी को बॉन्ड्स के फॉर्म में यहाँ पे भर देता है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और फर्स्ट प्रोडक्ट इज, अभी बताया था, ग्लूकोज। ट्रांसलोकेटिंग प्रोडक्ट इज सुक्रोज। स्टोरेज प्रोडक्ट इज बच्चों स्टार्च, ठीक है। कौन सी गैस यूज़ कर रहा है? CO2। कौन सी गैस डिस्चार्ज कर रहा है? O2। यानी फोटोसिंथेसिस से एक फ़ायदा है कि दो फ़ायदा? दो फायदे हैं। एक तो पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फूड मिल रहा है, और दूसरा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी मिल रही है। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो किसी का जीवन धरती पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। यानी फोटोसिंथेसिस वेरी वाइटल, वेरी वेरी वाइटल। अच्छा देखो, ये जो वाटर यूज़ किया गया, ये कहाँ यूज़ किया गया? देखो, वाटर यूज़ किया जाता है लाइट रिएक्शन में। वाटर यूज़ होता है लाइट रिएक्शन में, और जब वाटर यूज़ हो जाता है तो वाटर टूट जाता है। वाटर टूटने को बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। तो कौन सी गैस डिस्चार्ज हो गई? ऑक्सीजन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया तो कौन सी गैस डिस्चार्ज हुई? ऑक्सीजन। जबकि आप देख रहे हो डार्क रिएक्शन में CO2 का कन्वर्जन हो जाता है शुगर में। कौन सी शुगर बनती है? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। किस रिएक्शन द्वारा हुआ? कैल्विन साइकिल या स्ट्रोमा। कैल्विन साइकिल जो कि स्ट्रोमा में होती है, या इसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। तो बच्चों बताओ CO2 का क्या हुआ? CO2 का रिडक्शन हुआ। CO2 का रिडक्शन हुआ, ठीक है। कैसे पता चला रिडक्शन हुआ? हाइड्रोजन आ गया ना। अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं था और यहाँ हाइड्रोजन आ गया, इसलिए क्या होगा? रिडक्शन। यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन डिस्चार्ज हो गई, इसलिए क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन डिस्चार्ज होती है, CO2 का रिडक्शन होता है तो ग्लूकोज बनता है। तो अब आप बताओ क्या सीखा आप लोगों ने बच्चों? आपने सीखा कि वाटर का यूज़ कहाँ होगा? लाइट रिएक्शन में। और कौन सी गैस डिस्चार्ज होती लाइट रिएक्शन में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जबकि CO2 का यूज़ कहाँ होगा? CO2 का यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में। और क्या रिलीज़ होगा? शुगर रिलीज़ होगी। क्या रिलीज़ होगा? शुगर रिलीज़ होगी। ध्यान दीजिएगा, लाइट रिएक्शन में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जबकि डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन इन लाइट रिएक्शन, और कौन सी गैस डिस्चार्ज हुई? ऑक्सीजन। जबकि डार्क रिएक्शन में CO2 का क्या होता है? रिडक्शन। और क्या होता है यहाँ पर? शुगर बन जाती है। शुगर बनी किस रूप में? ग्लूकोज। शुगर जाएगी किस रूप में? ट्रांसलोकेट किस रूप में होगी? तो बताया गया सुक्रोज। और जबकि शुगर स्टोर कैसे होगी? स्टार्च। लाइट रिएक्शन लाइट पर डिपेंड करती है, जबकि डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को, आई होप सो, ठीक है ना। आइए आगे का हम लोग पॉइंट और देखते हैं। देखिए, पिगमेंट्स जो भी होते हैं वो सब मिल करके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या बना लेते थे बच्चों? फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम को ही क्या बोलते थे? बोलते थे फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट। ध्यान दीजिएगा, द पर्पस ऑफ दिस फोटो सिस्टम इज टू कलेक्ट द एनर्जी ओवर द ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ। यानी ये बहुत सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद दे देते हैं किसको? अपने बॉस को, अपने लीडर को। लीडर का नाम क्या था बच्चों? रिएक्शन सेंटर। बताओ PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या था? PS1 का रिएक्शन सेंटर था P700, ठीक है। PS2 का क्या था? PS2 का रिएक्शन सेंटर था P680। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये बेस्ट 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लिखा है विच यूजेस द एनर्जी टू पास वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू सीरीज ऑफ एंजाइम। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पास करते जाते हैं सीरीज़ में और इसके लिए एंजाइम्स की मदद लेते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स की मदद लेते हैं। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। फोटो सिस्टम को फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, PRC। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि फोटो सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। और इसी को बोला गया था फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला था ना, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेटिक यूनिट। देखिए PS2 जो होता है उसमें रिएक्शन सेंटर था ना, कौन सा रिएक्शन सेंटर था? P680। तो वो एनर्जी रिसीव करता है सनलाइट से कितने वेवलेंथ तक की? 680 नैनोमीटर तक की,
ठीक है। और उसके बाद फिर वो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो आते हैं कहाँ से, बाय द वाटर, वाटर की फोटोलिसिस से जो होता है। देखो जब वाटर टूटेगा तो आपको क्या बताया था, 2 हाइड्रोजन रिलीज़ होगा यानी प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। ये दोनों तो यूज़ हो जाता है, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जबकि ये क्या होती है, ये रिलीज़ इन एटमॉस्फेयर, रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। आगे के लेक्चर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स थ्रू द क्लोरोप्लास्ट, इलेक्ट्रॉन अब आगे ईटीएस में जाएगा, ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ईटीएस बोलिए या ईटीसी बोलिए। देखिए सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं और चेन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब ये PS2 से दे दिया जाएगा PS1 को, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। PS2 से दे दिया जाएगा PS1 में और फिर वो करेगा क्या, वो NAD उसके पास, याद करो PS1 के पास क्या था, PS1 के पास था बच्चों NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, NADP प्लस को क्या दे देगा, देखो NADP प्लस, किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिए जाएंगे जो वाटर से स्प्लिट होकर के आए हैं। और हाइड्रोजन भी इसको दे दिया जाएगा। जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये किस में बदल जाएगा, NADPH और प्लस H प्लस में, H प्लस अलग हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने आधा लिखा है कि NAD प्लस चेंज हो गया, NADP प्लस चेंज हो गया, NADPH और प्लस H प्लस डिस्चार्ज हो जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम लोग ने एंटीना मॉलिक्यूल बोला था और ये भी प्लांट द्वारा यूज़ किया जाता है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया द्वारा भी यूज़ किया जाता है। और ये ज़्यादा एफिशिएंसी से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फोटो सिस्टम को दे देता है। मैंने बताया था ना कि ये, मैंने बोला था ये निर्दलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, निर्दलीय। और ये अपना बोर्ड किसको दे देते हैं, जिस भी पार्टी के करीब हो। जैसे PS1 के करीब हैं तो PS1 को दे देंगे, PS2 के करीब हैं तो PS2 को दे देंगे, क्योंकि ये किसी दल के तो है नहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको ये अपना वोट दे देते हैं, जिससे वो पॉलिटिकल पार्टी का वोट भारी पड़ जाता है दूसरे पक्ष पर और वो पार्टी जीत जाती है और दूसरी पार्टी हार जाती है। क्लियर? तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज केवल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं अगले लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में आपको A to Z पढ़ाऊँगा, ठीक है। आई थिंक कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट किया ताकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करके दे सकूँ। देखिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इन द क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बताओ बच्चों, अभी बताया था लाइट एनर्जी क्या थी, लाइट एनर्जी थी फोटॉन्स। केमिकल एनर्जी क्या थी, केमिकल एनर्जी थी ATP और NADPH यानी एसिबलेटरी पावर। और 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल यूनिट थे। बताओ फंक्शनल यूनिट का नाम, फोटो सिस्टम। कितने टाइप के थे बच्चों, 2। दे वर डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी कितने प्रकार के थे, 1 और 2। 1 पहले खोजा गया, 2 बाद में खोजा गया, ऐसा NCERT में दिया हुआ है। और फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, याद करो NADP प्लस को उसने बदल दिया था NADPH में। तो बताओ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है कि वीक, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, ठीक है। और उसके पास कैपेसिटी होती कि वो NADP को रिड्यूस कर देगा, NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा। और वीक ऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट एंड वीक ऑक्सीडेंट, याद रखना। जबकि फोटो सिस्टम सेकंड उल्टा होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्यों बोला बच्चों, क्योंकि वाटर का इसने ऑक्सीडेशन कर दिया था। वाटर का ऑक्सीडेशन करने पे कौन सी गैस डिस्चार्ज हुई थी, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ, एक वाटर से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन हमने देखा है कि ऑक्सीजन तो पूरी निकलती है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज़ होंगे, आगे पढ़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज़ होंगे तब पूरी ऑक्सीजन निकलेगी। तो फोटो सिस्टम सेकेंड को बिल्कुल रिवर्स होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट था तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। इसने किसका रिडक्शन किया बच्चों, NADP प्लस का NADPH2 में। इसने किसका ऑक्सीडेशन किया, वाटर का ऑक्सीजन में, ठीक है। देखिए लिखा है ऑक्सीडाइजिंग द वाटर एंड वीक रिडक्टेंट, ये वीक रिडक्टेंट है जबकि ये वीक ऑक्सीडेंट था, ठीक है। देन द वन प्रोड्यूस बाय द फोटो सिस्टम 1, यानी फोटो सिस्टम 1 की तुलना में ये फोटो सिस्टम 1 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को। आइए बच्चों NCERT से पढ़ते हैं हम लोग।
क्या लिखा हुआ है, विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आएगा, ग्रेना और थैलाक्वाइड और लैमेली, ये सब आ जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है ग्रेना का बना था, स्ट्रोमा लैमेली का बना था, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में आ गया। और एक फ्लूइड भी प्रेजेंट था, फ्लूइड का नाम क्या था, स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या था, मेम्ब्रेनस सिस्टम में ग्रेना आ गया, लैमेली आ गई, ग्रेना आ गया और थैलेक्वाइड आ गया, थैलेक्वाइड आ गया, ठीक। और लिक्विड का नाम क्या है, स्ट्रोमा। और यहाँ कौन सा एंजाइम पाया गया था, यहाँ पाया गया था रुबिस्को। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रुबिस्को। डुअल नेचर का है कि सिंगल, डुअल, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह बिहेव करता है। अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज ए क्लियर कट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा था क्लोरोप्लास्ट में। याद करो काम का बंटवारा तो था, ग्रेना का अपना काम था क्या, लाइट रिएक्शन। ग्रेना क्या करती है, लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा क्या करता है, स्ट्रोमा करता था डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा करता था डार्क रिएक्शन। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ था, किसमें, ऑक्सीजन में। यहाँ क्या हुआ था, CO2 का रिडक्शन। CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। तो याद रखिएगा, सारी बातें क्लियर हो गई। अब द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, यानी देखिए ये तीनों लाइट को ट्रैप करते थे। याद करो मेम्ब्रेनस सिस्टम किसको ट्रैप करते थे, लाइट को। लाइट किसने ट्रैप की थी, ग्रेना और थैलेक्वाइड और लैमेला, इन लोगों ने मिलके। एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इन्होंने ATP और NADPH बना लिया और इसको हम लोग ने मिला के बोला था बच्चों, क्या बोला था, एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर, यानी यहाँ पे क्या होता है, शुगर बन जाता है आगे चल के। कहाँ पे बना था शुगर, स्ट्रोमा में। यानी डार्क रिएक्शन में कि लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। क्या बनता है, शुगर। याद आया आप लोगों को, शुगर बन जाता है। शुगर किस फॉर्म में बनी थी बच्चों, ग्लूकोज। लेकिन ट्रांसलोकेट किस रूप में हुई बच्चों, बोलो, हाँ, वो हुई थी सुक्रोज। जबकि स्टोर किस फॉर्म में हुई थी, स्टार्च। द फॉर्मर सेट, फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाले को जो डायरेक्टली लाइट से ड्राइव कर रही थी उसको बोलते थे लाइट रिएक्शन, बताया था ना बच्चों आपको। जबकि जो बाद वाली होती है, यानी लेटर मतलब बाद वाली, वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं होती है। नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइविंग बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एसिमिलेटरी पावर। समझ आ गया होगा, आई होप सो। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड द कन्वेंशन डार्क रिएक्शन, यानी बाद वाले को डार्क रिएक्शन इसीलिए बोला गया क्योंकि वो लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अंधेरे में भी चलता है, ठीक है, लिखा है। हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट टू मीन दैट दे अकर्स इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। मतलब ये डार्कनेस में होता है ऐसा ना समझें, ऐसा समझें कि ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। डिपेंड तो कर रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं और इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, बताओ बच्चों वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ किसने की थी, PS1 PS2 PS2। कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और मैंने सारी चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश की है। और अभी मैं आज केवल ब्रीफ में करा रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, नाम बताइए, ATP और NADPH। बच्चों क्या बोलते थे इनको मिला के, बोलते थे एसिमिलेटरी पावर। सेवरल कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हुए थे ना, 5 सुप्रामोलिकुलर, उसके अलावा प्लास्टोक्यूनान, उसके अलावा प्लास्टोसाइनिन, ये सारे इन्वॉल्व हुए थे। पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पिगमेंट्स जो थे वो दो फोटोकेमिकल्स के फॉर्म में वो थे डिस्ट्रीब्यूटेड। एक को बोल रहे थे फोटो सिस्टम 1, एक को बोलते थे फोटो सिस्टम 2, और कुछ पिगमेंट जो इन दोनों का पार्ट नहीं थे उन्हीं को बोलते थे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ दियर डिस्कवरी। देखिए बार बार मैं बता रहा था, इनको डिस्कवरी के आधार पे खोजा गया है, नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन, यानी वो काम के आधार पे
नहीं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन लाइट रिएक्शन। LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, मैंने बताया था सैकड़ों पिगमेंट्स के बने होते हैं LHC, ठीक है, और वो बाउंड टू द प्रोटीन, और एक प्रोटीन से बंधे होते हैं। हर एक फोटो सिस्टम अपने अपने सभी पिगमेंट का बना होता है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को छोड़ के। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या था बच्चों? ये था रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर आगे लिखा है। फॉर्मिंग द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीना, फिर बताया गया यहीं पर कुछ बन जाते थे फोटो सिस्टम से, कुछ फोटो पिगमेंट से बन गए थे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम LHC, उसी को क्या बोला था? एंटीना, एंटीना। These pigments helps to make the photosynthesis more efficient by absorbing the different wavelength of light। बताओ जरा, PS1 में रिएक्शन सेंटर क्या था? P700 कितने नैनोमीटर तक की लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करेगा? 700। जबकि PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या था? P680 कितने नैनोमीटर तक की लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करेगा? 680। देखिए क्या लिखा है, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर। बताइए रिएक्शन सेंटर किसने बनाया था? सिंगल क्लोरोफिल ए ने। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम, दोनों फोटो सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट होता है। इन PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ ए एब्जॉर्प्शन पीक एट द 700 नैनोमीटर, मैंने बताया था 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसीलिए P700 बोलते हैं। जबकि PS2 जो था वो बेटर एब्जॉर्ब कर रहा था मैक्सिमम 680 नैनोमीटर तक की। अच्छा, ये दोनों रेंज कहाँ आती है? ये दोनों रेंज रेड रीजन में आती है। तो आप समझ गए होंगे विच वन इज़ द बेस्ट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेस्ट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ रेड, बेस्ट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ रेड। तो समझ गए बच्चों? आई होप सो कि आज आपको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा फोटोसिंथेसिस का। हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आज मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। तो मैं पूरा डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा प्राइमरी जो वो मोटो है वो आप लोगों को सेटिस्फाइड करना है। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और वैसे मेरे हिसाब से जितना बताया गया उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, ठीक है, और बचे रहिए कोरोना से, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है, ठीक है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए। ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए टॉनिक की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों? ओके।